सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं लेकर आऊं सभी के लिए जेकेपीएसआई के मैथ्स पोर्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्राइंगल। दोस्तों इससे पहले आपको मालूम होगा हमने लाइंस एंड एंगल्स का जो चैप्टर था उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखा और उनकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो हमने करी थी एमसीक्यूज के अंदर, जहां पर हमने प्रीवियस ईयर आज एमसीक्यूज भी लिए थे और साथ ही जो भी एमसीक्यूज बनते थे लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर वो हमने देखे। बट मैंने एट द सेम टाइम आपको बोला था कि लाइंस एंड एंगल्स हम क्यों पढ़ रहे हैं। हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें बेसिक्स को पहले क्लियर करना है, तभी हम ज्योमेट्री के पोर्शन पर आएंगे। उसी तरह से जैसे इंग्लिश में सेंटेंसेस को बनाना होता है तो पहले हम एबीसी को सीखते हैं। तो लाइंस एंड एंगल्स की एक अलग इंपॉर्टेंस थी, बट अब क्योंकि एक ट्रैक पर चल चुके हो आप, तो मैं आपको बाकी जो चैप्टर्स है उन पर चलाना चाहूंगा और चला सकता हूं बड़ी आसानी से। तो दोस्तों पहला चैप्टर इसमें जो शुरुआत कर रहे हैं हम वो है ट्राइंगल। आज इस पूरे लेक्चर के अंदर आपको जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ट्राइंगल के रिलेटेड वो देखने को मिलेंगे, यानी कि ये एक डेडिकेटेड वीडियो होगी टू ऑल द बेसिक एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्राइंगल। अब इसके बाद जो हमारा लेक्चर आएगा वहां पर हम एमसीक्यूज की इंप्लीमेंटेशन जो है उसके अंदर वो देखेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम पंकिल कपूर और आप सब देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल पंकिल कपूर। लीजिए स्क्रीनशॉट जो भी आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है, देन वी विल स्टार्ट। चलिए आइए शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट्स की। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने एक फिगर जो है वो रखी हुई है जो कि है क्या, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की एक बेसिक जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, तीन साइड्स को जोड़ के, किन्हीं भी तीन साइड्स को जोड़ के जो भी एक क्लोज्ड फिगर बनती है हम उसे ट्राइंगल बोलते हैं। वहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एनी क्लोज्ड फिगर, कोई भी एक बंद फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री स्ट्रेट लाइंस, जो कि बनी होती है तीन सीधी रेखाओं के साथ, उसी को आप ट्राइंगल बोलते हो। अब क्लोज्ड फिगर क्यों बोला है, क्योंकि तीन स्ट्रेट लाइंस को यूज करके हम ओपन फिगर भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक स्ट्रेट लाइन ये वाली आ गई, दूसरी स्ट्रेट लाइन ये वाली आ गई और तीसरी स्ट्रेट लाइन जो है मैंने ये वाली बना दी। यार ये तो ओपन फिगर है, तो क्या मैं इसे ट्रायंगल बोलूंगा? नहीं। एक कंडीशन तो चलो सही है इसमें कि तीन स्ट्रेट लाइंस है, बट ये क्लोज थोड़ी हो रही है फिगर, तो ये कभी ट्रायंगल नहीं बन सकता। तो ट्रायंगल के लिए आपको ध्यान रखना है कि फिगर जो है वो क्लोज्ड ही हो, जैसे कि ये आपके सामने पड़ी है। तो ये थी एक बेसिक डेफिनेशन ट्रायंगल की। बट अब अगर ट्रायंगल में तीन साइड्स की आप बात कर रहे हो और आप एक क्लोज्ड फिगर बना रहे हो तो तीन एंगल्स भी देखने को मिलेंगे। कौन कौन से एंगल्स है आपके सामने? एंगल ए है यहां पर, एंगल बी है यहां पे और ये एंगल सी है यहां पे। तो कुल मिला के तीन साइड्स होती है और तीन ही एंगल्स होते हैं। अब ट्रायंगल के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वो आपको किताबों में देखने को मिलेंगी और उन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में ऑलमोस्ट कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जिन पे सवाल जो है हर बार देखने को मिलता है एग्जाम में। वो सभी प्रॉपर्टीज मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लिखी है। तो पहली के ऊपर अगर हम आए तो ये आपने क्लास 9th में, हो सकता है क्लास 10th में, ये सब चीजें जो है सीखी है। तो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर मेडिकल के स्टूडेंट हो, और ये कोई मैटर नहीं करता कि आपने 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़ा था, 9th-10th में सभी ने पढ़ा है, तो आपके पास कोई भी इसके लिए एक्सक्यूज नहीं है। बट कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन जो है वो हम बेसिक से ही करेंगे। सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि जो तीन एंगल्स मैंने अभी बताए आपको ट्राइंगल के अंदर, याद रखिएगा दोस्तों, उन तीनों एंगल्स का जो सम होगा, जोड़ होगा, वो 180 डिग्री होगा। एंगल्स कितने कितने भी हो सकते हैं। एक एंगल जो है 10 डिग्री का हो, दूसरा 20 डिग्री का हो, 10 और 20 हो गया 30, फिर तीसरे एंगल को कितना होना चाहिए, 150 डिग्री, ताकि 150 और 30 में ऐड करूं तो 180 मिले। तो सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180 डिग्री। कहने को तो ये एक छोटी सी बोल सकते हो एक रूल है या एक फॉर्मूला, आप कुछ भी बोल सकते हो। कहने को तो एक छोटा सा रूल है ना जो आपको याद रखना है, बट इस पे सवाल जो है बहुत सारे बन सकते हैं। मैंने लिए हैं, कई सवालों को मैंने लिए। मैं कुछ सवालों को अगर दिखाना चाहूँ तो वो आपके सामने है। देखिए पहला एंगल, ये देखिए दूसरा एंगल, अगर आप आगे चलेंगे ये तीसरा आ गया, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, ये फोर्थ आ गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये सब डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, ये डिपेंड करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के ऊपर, जो कि मैंने आपको अभी सामने लिखकर बताई है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम भी मैंने अभी आपको बोल के बताया, क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये याद रखिएगा आप, ठीक, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो जो जो मैं बोलते जा रहा हूं वो याद रखिएगा। आज के बाद अगर मैं आपको एंगल सम प्रॉपर्टी बोलूंगा तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, सर तीन एंगल्स जो होंगे ट्राइंगल के उनका सम जो है वो 180 डिग्री होगा। चलिए आगे आते हैं दोस्तों। अगर मैं, पहले यहां देखेंगे आप, फिर वहां बाद में आएंगे। अगर मैं
ट्रायंगल में किसी भी एक साइड को एक्सटेंड करता हूं, प्रोड्यूस करता हूं बाहर की ओर, तो फिर क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल भी आ जाएगा हमारे सामने। अभी फिलहाल जो मुझे ये तीन एंगल्स दिख रहे हैं, ये तीनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। बट अगर मैं इसमें किसी भी साइड को प्रोड्यूस करूं, एक्सटेंड करूं, तो मेरे सामने एक्सटीरियर एंगल भी खड़े हो जाएगा। मिसाल के तौर पे बताता हूं आपको, जैसे मान लीजिए अगर मैं इस साइड को एक्सटेंड करता हूं, यहां पर मैंने ये वाली साइड ट्राइंगल की जो है वो एक्सटेंड कर दी, ठीक है, और मैंने नाम रख लिया इसका पॉइंट का एक्स। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर एक और नया एंगल बन गया है, ये वाला एंगल, इसी को मैं बोलूंगा क्या, एक्सटीरियर एंगल। तो एक रूल है, रूल ये बोलता है कि जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा एक ट्राइंगल के अंदर, वो बराबर होगा उसके सामने वाले जो दो इंटीरियर एंगल्स होंगे, सामने वाली यानी कि ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। दोबारा बोल रहा हूं, रूल बोलता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा ट्राइंगल के साथ, वो एक्सटीरियर एंगल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। देख रहे हो, अब इसके साथ वाला जो एंगल है इसे छोड़ दो आप, ट्राइंगल में तीन एंगल्स है, जो इसके साथ वाला एंगल है उसे छोड़ दो आप, तो बाकी जो दो एंगल्स बचे, एंगल ए और एंगल बी, वो इसके सामने ही आते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे दैट विल बी इक्वल टू दिस एक्सटीरियर एंगल। वही लिखा है डेफिनेशन में कि इफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed that will be equal to the sum of interior two opposite angles। ठीक है, तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं मैथमेटिकली तो मैं बोल सकता हूं, अब इसको मैं एंगल सी नहीं बोल सकता। क्यों? मैं इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि एंगल सी जो है वो अकेला नहीं है, वो यहां पर भी है, वो यहां पर भी है। हाँ, इसको मैं एंगल ए जरूर बोल सकता हूं, इसको मैं एंगल बी जरूर बोल सकता हूं, और पहले जब मैंने ये नहीं बनाया था तब मैं इसे एंगल सी जरूर बोल सकता था क्योंकि कोई और एंगल था नहीं इसके साथ। बट अब क्योंकि एक और एंगल सामने आ गया इसलिए मैं इसको पूरा नाम लेकर ही बोलूंगा। यानी कि जब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं तो एंगल ए सी एक्स, जिस एंगल का नाम लेना होता है उसको सेंटर में रखना होता है। मैंने इसकी बात करी है तो उसको मैं सेंटर में रखूंगा, पहले ए बोलूंगा, फिर सी बोलूंगा और फिर एक्स बोलूंगा। तो एंगल ए सी एक्स किसके बराबर है, सामने वाले दो ऑपोजिट एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी, दैट इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। क्लियर हो गया? हाँ, अब देखो यहां पर मैंने सिर्फ एक एक ही नाम लिया है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये अकेले वाले एंगल्स हैं, कोई एक्सटेंडेड लाइन है ही नहीं इसके साथ, तो इसीलिए। चलिए, अब आप बोलेंगे सर ये वाली इक्वेशन तो मुझे समझ आ गई, ये जो आपने बनाई, अब ये जो दो और बनाई है इन्हें भी हमें समझाइए। ये मैंने बाकी दो साइड्स के बारे में बताया, अगर हम उसको एक्सटेंड करें, एक्सटेंड तो कुछ भी हो सकता है ना, ये तो क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगा ना। यानी कि मान लीजिए अगर मैं ऐसा कर लूँ, इसको भी एक्सटेंड कर लूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आपको देखने को मिल रहा हो, इसका नाम रख लेता हूँ y, इसका x रखा y, इसका z रखेंगे, आपको देखने को मिल रहा होगा अब एक ये एंगल आ रहा है हमारे सामने, और ये एंगल भी जो होगा ये दोस्तों कौन सा एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल ही होगा। ठीक है, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके सामने जो दो एंगल्स दिख रहे हैं उनके सम के बराबर। यानी कि एंगल, नाम क्या है इस एंगल का, अब अगर मुझे नाम लेना है तो मैं क्या बोलूंगा, नाम क्या बोलूंगा, बी ए वाई, बिल्कुल सही है, एंगल बी ए वाई। बट क्योंकि यहां पर मैंने सी ए वाई लिखा हुआ है तो एक्सटेंडेड मैंने यहां पर जैसे बनाई है वैसे नहीं होगी, रियलिटी में यहां पर होगी। एक्सटेंड तो आप कहीं भी कर सकते हो ना, एक्सटेंड का क्या है, वो आप कहीं भी कर सकते हो। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको इधर से करता हूं रब, ठीक है, और क्योंकि जो मैंने नाम ऑलरेडी लिखे हैं मुझे उसी के अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। इसका नाम क्या लिखा था, ए, इसको एक्सटेंड करते हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये बन गया एक्सटीरियर एंगल। चाहे एक्सटीरियर एंगल आप वो वाला लेते, चाहे आप ये वाला ले लो, बात एक ही आएगी। ठीक है, तो ये एंगल जो है इसका नाम क्या है, सी ए वाई। ठीक है, सी ए वाई किसके इक्वल होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी। देखो एंगल सी ए वाई इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। अब एक और जो रह गया आप उसे भी एक्सटेंड कर लो। अब मैं नाम पहले लिख लेता हूं, क्या लिखा है, ए बी जेड, तो ए बी, अब यानी कि जेड कहां पर होगा, यहां पर होगा। ठीक है, ये आ गया। तो मुझे बताइए ये वाला जो एंगल है क्या ये भी एक्सटीरियर एंगल है या नहीं, हाँ जी बिल्कुल है। तो ये भी किसके बराबर होगा, इसके सामने जो दो अंदर वाले एंगल्स है ट्राइंगल के, तो वो है एंगल ए और एंगल सी। तो मैं क्या बोलूंगा, एंगल ए बी जेड, ए बी जेड, दैट विल बी इक्वल टू कौन कौन सा एंगल, एंगल ए प्लस एंगल सी। इंटीरियर की बात हो रही है, मैं इंटीरियर की बात कर रहा हूं। और अगर आपके माइंड में ये आ रहा है सर आपने यहां पे एक्सटेंड कर दिया हुआ है तो इस बार भी पूरा ही नाम लिखो, उसको आप लिख सकते हो पूरा नाम, बट ये क्योंकि मैं एक ही फिगर के अंदर ये तीनों चीजें बता रहा हूं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, रियलिटी में तो ये अलग अलग फिगर के अंदर होगा ना।
तो बेसिक जो मैंने सेकंड रूल से सीखा, आप भूलो पहले पीछे और मेरी बात को दोबारा से सुनिए, वो सिर्फ इतना है कि जो बाहर का एंगल होगा ट्रायंगल के, वो अंदर वाले ऑपोजिट दो एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको प्रॉपर्टी नंबर सेकंड जो है ये भी क्लियर हुई होगी। दोस्तों आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं, जो कि यहां पर देखने को मिल रही है। ये कॉम्बिनेशन है दो प्रॉपर्टीज का, यानी कि दो प्रॉपर्टीज को मैंने एक साथ लिखा है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड्स को अगर आप सम करते हो, ऐड करते हो, वो हमेशा बड़ा होगा जो बची हुई तीसरी साइड है उसके। सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। क्लियर हुआ? खाली डेफिनेशन सुन पा रहे हो ना? इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए मैंने कुछ फिगर्स आपके सामने रखी है। दोबारा बोलता हूं कि ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड्स को अगर आप ऐड करते हो तो जो ऐड करके आएगा वो बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू द रिमेनिंग थर्ड साइड। आगे सुनिए, एक और रूल इसके अंदर जो आ जाता है कि ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड्स को अगर आप माइनस करते हो, यानी उनका डिफरेंस निकालते हो, तो वो छोटा होगा किनसे? इन कंपैरिजन टू द रिमेनिंग थर्ड साइड। लिखा हुआ है वेयर एज द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेसर देन द थर्ड साइड। अब अगर आप क्रैम करोगे इस डेफिनेशन को, याद तो रख पाओगे बट इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। समझना है तो समझने के लिए मैंने आपके सामने ये फिगर रखी है। अब देखिए ये क्या है। पहले इस ट्राइंगल के ऊपर आइए, मैं किन्हीं भी दो साइड को ऐड करता हूं, 5 और 3 कितना हो गया? 8। अब 8 जो मुझे मिल रहा है वो तीसरी साइड से बड़ा है, वही पहला रूल आ गया। अब जरूरी नहीं है कि इन दोनों को आप ऐड करो, किसी और को ऐड करो। 5 और 4 कितना हो गया? 9, वो भी 3 से बड़ा है। 4 और 3 कितना हो गया? 7, वो भी 5 से बड़ा है। यानी किन्हीं भी दो साइड को जब मैं ऐड कर रहा हूं, बच्ची हुई तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है। ये था रूल नंबर 1 जो मैंने यहां पे बताया। और यहां पे जो सेकंड रूल मैंने बताया, मैंने वो बोला अगर किन्हीं भी दो साइड्स को आप माइनस करते हो, करो 5 - 3, 5 - 3 कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो जो आएगा दैट विल बी लेसर देन द रिमेनिंग थर्ड साइड। तो 2 जो है वो छोटा है 4 से। कुछ और लेना, कुछ और ले लो। मैं 5 - 4 करूं तो क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो 1 छोटा है 3 से। अगर और भी कुछ करना है, 4 - 3 क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो ये 1 छोटा है बची हुई थर्ड साइड जो है, जिसका वैल्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो यही दो रूल्स का कॉम्बिनेशन था। इसको मैंने अब मैथमेटिकल फॉर्मेट में भी लिखने कर रखा हुआ आपके सामने। आइए वो भी देख लेते हैं। देखो, अगर मैं कोई भी एक ट्राइंगल बना दूं, यहां पर मान लीजिए मैं यहां एक ट्राइंगल बना देता हूं, वैल्यू लिख रहा हूं मैं इसकी सेंटीमीटर में, ये आगे a सेंटीमीटर, ये आ गया b सेंटीमीटर, ये आ गया c सेंटीमीटर। तो a प्लस b यानी सम ऑफ टू साइड जो मैंने यहां बोला, दैट इज ग्रेटर देन, देख रहे हो साइन आप, दैट इज ग्रेटर देन द रिमेनिंग थर्ड साइड। तो a प्लस बी विल बी ग्रेटर देन c, वही चीज मैंने बोली। और मैंने आपको यह भी बोला कि अगर मैं a और b को माइनस करता हूं, तो ये मैंने लिखा a माइनस b, तो वो क्या आएगा? वो छोटा आएगा c से। तो अब देखो यहां पर सिंबल कौन सा है? उनकी तरफ, a माइनस बी की तरफ, लेसर देन का, तो दैट विल बी लेसर देन c। ये मैंने इन दो साइड्स को ऐड किया था। आप किन्हीं भी दो साइड्स को ऐड करो, उनके लिए आपके सामने मैथमेटिकल जो ये टर्म्स है वो बनी हुई है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर इसका मीनिंग क्या है? ये जो आपने डाला दोस्तों, इसको बोलते हैं मॉड। अगर मैं पूरा लिखकर बताऊं तो इसे बोलते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस करता क्या है? नेगेटिव को पॉजिटिव करता है। यानी जब आप माइनस कर रहे होंगे ना, हो सकता है, देखो मैंने यहां बोला 4 - 3 कितना आता है? 1, बट हो सकता है कोई बच्चा बोले सर मैंने 4 - 3 नहीं करना है, मैंने 3 - 4 करना है। जब वो 3 - 4 करेगा तो उसका आंसर क्या आएगा? -1। तो क्या साइड्स जो है कभी नेगेटिव होती है? अगर साइड्स कभी नेगेटिव नहीं होती, उनको माइनस करने के बाद भी आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो उसी को पॉजिटिव करने के लिए ये मॉड डाला जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं 3 - 4 करता तो आंसर क्या आता? -1। बट माइनस को हमने पॉजिटिव करने के लिए मॉड डाला और फिर ये वैल्यू में क्या आ जाएगा? +1। ठीक है, ये जो दो डंडे डाले, अब इससे डरना नहीं आप। अब जो बाकी दो चीजें लिखी हुई है वो भी बाकी किसी साइड्स को लेकर लिखी है। यानी कि अगर मैं b + c करूं, ये लो, अगर मैं b + c करूं तो b + c वो बड़ा होना चाहिए a से, तो वही लिखा है ग्रेटर देन a। और अगर मैं b - c करूं, वो छोटा होना चाहिए a से, देख लो b - c वो लेसर है, यहां पर लेसर का आ रहा है ना, लेसर देन a। तीसरी जो मैंने लिखी वो क्या है? अगर c + a करो, वो बड़ा होना चाहिए b से, c + a ग्रेटर देन b। और अगर c - a करूं तो वो जो आंसर आएगा वो छोटा होना चाहिए b से, c - a इज लेसर देन b।
दोस्तों ये तीन चीजें जो भी बोली है मैंने, ये सब है क्या, यही कि किन्हीं भी दो साइड को आप ऐड करोगे वो सम जो आएगा बड़ा होगा तीसरी साइड से, बट अगर उन्हीं दो साइड्स को आप माइनस कर रहे हो तो वो छोटा आएगा तीसरी साइड से। इसी के बेसिस पे मैंने चार ट्राइंगल्स आपके सामने खड़े किए, और अब मेरा सवाल आपसे ये है इनमें से कौन सी ट्राइंगल्स जो दोस्तों वो पॉसिबल है। तो पहली ट्राइंगल तो पॉसिबल है ही, वो मैंने अभी आपको बताया था। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन लगनी चाहिए ट्राइंगल के ऊपर, तभी हमें समझ आएगा कि वो पॉसिबल है ट्राइंगल को फॉर्म करना या नहीं। दूसरे पे आते हैं, 3 + 3 क्या आंसर आ रहा है 6, तो वो बड़ा है 3 से, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब इन दो तीनों को ऐड करूं अगर, 3 + 3 6, तब भी बड़ा आएगा 3 से, 3 + 3 6, तब भी बड़ा आएगा 3 से, यानी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो 3 - 3 कितना आता है 0, और 0 छोटा है इस 3 सेंटीमीटर से। अब किसी के साथ भी करो, 3 - 3 क्या आएगा 0, 0 छोटा है इस 3 सेंटीमीटर से, यानी ये दोनों कंडीशन जो है वो लग रही है, तो मैं बोलूंगा दिस ट्राइंगल इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं, बताइए इनमें से कौन सा ट्राइंगल पॉसिबल है और कौन सा नहीं। और ये वैसे भी पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल दोस्तों, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स जो है वो बराबर होती है, बताऊंगा मैं अभी। देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये सब ली हुई है प्रॉपर्टीज, ठीक है, बताएंगे अभी। क्लियर हो गया पॉइंट? अब इस पे आते, 7 + 4 11, 11 बड़ा है 2 से, सही। 4 + 2 6, 4 + 2 6, तो 6 तो बड़ा होना चाहिए ना, बची हुई तीसरी साइड से, 6 तो छोटा है तीसरी साइड से, यानी कि ये ट्रायंगल यहां पर पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये नहीं बना सकते आप। अब आप बोलोगे सर आपने तो बना दी, तो क्या ये 4 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है? 2 देखो, इससे बड़ी बनाई हुई है मैंने, क्योंकि हाथ से बना रहा हूं मैं इसलिए रहा हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं। तो रूल यहां पर देखो हमारा सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। जब मैं 4 और 2 को ऐड कर रहा हूं, जो 6 आ रहा है, जो भी आता है वो बड़ा होना चाहिए बची हुई तीसरी साइड से, यार वो तो छोटा आ रहा है 7 से, बट आगे में कोई रूल देखूंगा ही नहीं। यहां पर आ जाइए, 5 + 4 9, बड़ा है 2 से, बिल्कुल सही। 4 + 2 6, बड़ा है 5 से, चाहे 1 बड़ा है बट बड़ा तो है। 2 + 5 = 7, 7 बड़ा है 4 से, तो ये बिल्कुल सही है। बट अगर मैं माइनस वाली कंडीशन लगा के देखूं तो 5 - 4 कितना आता है 1, तो 1 छोटा है 2 से, बिल्कुल सही। 5 - 2 आएगा 3, 3 छोटा है 4 से, वो भी सही। 4 - 2 आएगा 2, और 2 छोटा है 5 से, वो भी सही। यानी ये ट्राइंगल जो है दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो मुझे बस समझ आ गया अब कि हमें अगर देखना है कि कौन सा ट्राइंगल को क्रिएट करना पॉसिबल है और कौन सा ट्राइंगल को क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, तो रूल हमारे पास साफ है, वो ये सामने है। और ये रूल अगर आता होगा, हम उनकी जो साइड्स दी होंगी उनके ऊपर ये रूल लगाएंगे। जहां जहां ये रूल सेटिस्फाई होगा वो ट्राइंगल को क्रिएट करना पॉसिबल है, और जहां जहां ये रूल सेटिस्फाई नहीं होगा, जैसे यहां पर नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे वो ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। तो दोस्तों ये ट्राइंगल के कुछ बेसिक्स थे, तो एक क्विक रिवीजन हम जरूर देंगे, बट एक नेक्स्ट स्लाइड जो है हम उसको भी समझ लेते हैं और साथ ही हम फिर पूरी क्विक रिवीजन देंगे। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। अब आपके मन में आता होगा सर, और हमने बड़े अलग अलग तरह के ट्राइंगल्स जो हैं उनके नाम सुने हुए हैं, जैसे हमने सुना हुआ राइट ट्राइंगल, हमने सुना हुआ है स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, हमने सुना है इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो तो मैंने अभी सुनाया आपको पहले। तो सर इन सब के मतलब क्या होते हैं, इनके मीनिंग हमें समझाइए। तो अगर आपके माइंड में ये सारा कुछ है तो अभी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बचपन में हमने सुने जरूर थे, हमेशा स्केलन ट्राइंगल भूल जाता था, आइसोसेलेस माइट भी भूल जाता था, इक्विलेटरल सभी को याद रहता था, क्योंकि इक्विलेटरल में सब इक्वल होते हैं, सब एंगल्स भी इक्वल होते हैं, सब साइड्स भी इक्वल होती है। बट आज ये सब क्लियर होने वाला है। दोस्तों टाइप जो है ट्राइंगल्स की, ये ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स भी कर सकते हो आप, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी कर सकते हो आप। यानी इसकी क्लासिफिकेशन जो करनी है ट्राइंगल्स की, ये दो तरह से हो सकती है। तो मैं आपको पहले यहां पर बता रहा हूं साइड बेस्ड ट्राइंगल्स, यानी अगर मैं साइड को मद्देनजर रखूं तो ट्राइंगल्स कितनी तरह की होती है, 3 तरह की। एक आगे स्केलन ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर सभी साइड जो है वो अलग अलग है, आपस में कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है, वो होगी स्केलन ट्राइंगल। दूसरा कौन सा आ गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिनमें 2 साइड्स जो है वो इक्वल आएगी और तीसरी जो है वो अनइक्वल है। यानी कोई भी एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी उसकी 2 साइड्स जो है आपस में इक्वल है, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। थर्ड आ गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल मैंने अभी बताया, नाम बता रहा है, इक्वी का मतलब इक्वल, यानी इसमें सभी साइड जो होंगी वो बराबर होंगी, वो इक्वल होंगी। क्लियर है पॉइंट? ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया। अब इसके अंदर लिखा क्या है हम उस पर भी आते हैं। चलिए देखिए, स्केलन ट्राइंगल में क्या लिखा है, ऑल द साइड्स आर अनइक्वल, वही बोला था मैंने। यानी ये जो एंगल ए है, एंगल नहीं सॉरी साइड, ये जो साइड ए है यहां से लेके यहां तक, ये जो साइड बी है
और ये जो साइड सी ही है ये आपस में अनइक्वल है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू सी। तो माइट बी हो सकता है कि ए जो है वो हमारे पास हो 6 सेंटीमीटर, बी जो है वो हो हमारे पास 7 सेंटीमीटर और सी जो है वो हमारे पास हो 8 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो 6, 7 और 8 अलग अलग वैल्यूज आ गई, इक्वल नहीं है, तो ये स्केल एंड ट्राइंगल। आइसोसेलेस पे आते हैं, कोई भी दो साइड जो होंगी यहां पर वो इक्वल होगी। तो आप देखो ये जो साइड है ना ए, ये बराबर है साइड बी के, ठीक है। तो सी जो है वो मेरे को दिख रही है वो छोटी है, ए और बी बराबर दिख रही है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है। यानी साइड ए दैट इज इक्वल टू व्हाट, साइड बी। क्लियर हो गया पॉइंट। और इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने क्या बोला, ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। देखो जितनी ये साइड है आपको देखने को मिल रहा होगा, जितनी ये साइड है उतनी ही ये साइड है और उतनी ही ये साइड है। अगर ये 6 सेंटीमीटर होगी तो मेरे भाई ये भी 6 सेंटीमीटर होगी और ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगी। क्लियर है। तो दैट हियर यहां पर क्या मिलेगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। यहां पर अगर मैं ऊपर आ जाऊं, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, तो दोस्तों ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। ये 3 नहीं हो सकती क्योंकि अनइक्वल है। तो क्या सीखा फिर आपने स्केल एंड ट्रायंगल से, कि कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी साइड्स अलग अलग होती है, बराबर नहीं होती, स्केल एंड। आइसोसेलेस में क्या सीखा, कोई भी दो साइड्स जो होंगी इसमें वो इक्वल हुई तो आइसोसेलेस, तीसरी अनइक्वल होगी। इक्विलेटरल में क्या सीखा, सभी साइड्स जो है वो आपस में इक्वल होती है। एक पॉइंट और रखिएगा याद दोस्तों, जो यहां नहीं आया है वो पहले ही बता देता हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल जो है वो भी बराबर होते हैं, और अगर इक्वल होंगे वो बताता हूं मैं आपको यहां बना के, तो हर एंगल जो है वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। ऐसा क्यों, वो भी बात करेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है। चलिए यहां पर आ जाइए। नाउ एंगल बेस्ड ट्रायंगल। अब देखो जैसे मैंने साइड के ऊपर देखा कितने तरह की ट्रायंगल्स थी, 3 तरह की। अब एंगल्स के ऊपर हम देखते हैं तो एंगल्स के ऊपर 3 या 4 तरह की ट्रायंगल्स आ जाती है। पहली आ गई एक्यूट एंगल ट्रायंगल, फिर आ गया राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा आ गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। चौथा मैं बोल रहा हूं वो आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल को मैं एंगल्स के अकॉर्डिंगली भी एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है। तो इसमें बच्चे को और कोई मालूम हो या ना हो, राइट एंगल ट्रायंगल जरूर मालूम होता है। कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, वो राइट ट्रायंगल होता है। बिल्कुल सही बोला आपने, जो आपके सामने सेंटर में लिखा है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो गया, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कोई भी 90 डिग्री का होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। दोस्तों अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है, सर क्या दूसरा एंगल भी 90 डिग्री हो सकता है, नेवर नेवर। रीजन क्या, अगर दो ही एंगल्स 90 डिग्री के हो गए, 90 प्लस 90 फिर हो गया 180, तो तीसरा एंगल कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का क्या, क्योंकि हमें पता है कि तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री आना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर एमसीक्यू को बनता है। मैं रिपीट कर रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला अगर राइट एंगल ट्रायंगल में आपने सर लिखा है कि वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 90 डिग्री, तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहां पर एक और एंगल भी 90 डिग्री हो, यानी दो एंगल्स 90 डिग्री हो। मैं बोल रहा हूं इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इसीलिए क्योंकि अगर ये भी 90 डिग्री का होता तो दोस्तों 90 प्लस 90 तो हो गया 180 डिग्री, तो फिर ये 0 डिग्री का कैसे पॉसिबल होगा, ये तो कोई एंगल है ही है। क्योंकि हमें मालूम है कि तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होना चाहिए। आप दो ही एंगल का सम थोड़ी ना 180 डिग्री कर सकते हो। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जब आ जाता है और बच्चों को याद इसलिए भी रहता है क्योंकि पीजीटी माइंड में आता है, पाइथागोरस थ्योरम माइंड में आती है, वो हमने बड़ी बार कहीं ना कहीं देखी है। तो क्या होती है सुनिएगा। पाइथागोरस थ्योरम जो है एक बेसिकली एक आप बोल सकते हो साइंटिस्ट था या मैथमेटिशियन था। पाइथागोरस पूरा नाम उसका मुझे याद नहीं है, बट पाइथागोरस था उसके नाम में। जितने भी साइंटिस्ट के नाम बनते हैं, मैथमेटिशियंस के नाम बनते हैं, नाम होते हैं, उनके ऊपर ही जो चीज़ें डिराइव करते हैं उनका नाम बनता है। जैसे कैल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर है ना, कैल्विन की बात कर रहा हूं, तो ये भी साइंटिस्ट से डला था। फ़ारेनहाइट साइंटिस्ट के नाम से डला था, ये समझ लो। सेल्सियस साइंटिस्ट के नाम से डला, तो ये सब नाम से ही आती है आगे इन्वेंशंस। चलिए मैं ये बोल रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, वो यहां पर देखिए, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। वही लिखा है। बेस कौन होगी, ये बेस है जिस पे ट्रायंगल खड़ा हुआ है बीसी, तो बीसी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कौन होगा, 90 डिग्री के साथ वाली लाइन, ये ए बी
प्लस ए बी का स्केयर दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, हाइपोटेन्यूज, जो इनके सामने है वो हाइपोटेन्यूज है, तो दैट विल बी इक्वल टू ए सी का स्केयर। याद रखिएगा हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, याद रखना आप। और एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये भी आप माइंड में रखिएगा। हाइपोटेन्यूज क्या रहती है, सबसे लंबी साइड रहती है। चलिए अगर ये क्लियर हो गया तो हम आगे चलते हैं। पहला देखिए, अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल, नाम बता रहा है एक्यूट, छोटा, यानी सभी एंगल जो होंगे ट्रायंगल के अंदर वो छोटे होंगे 90 डिग्री से, 90 डिग्री से छोटे होंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, ऑल द थ्री एंगल्स आर एक्यूट दैट इज लेस देन 90 डिग्री। जब भी ऐसा हो किसी भी ट्रायंगल में तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, यानी वो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर हो गया। अब देखो मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, और ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, अगर मैं नाम से बताऊं तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है मेरे भाई। मालूम है ना क्यों, क्योंकि तीनों एंगल्स जो होंगे बराबर हो गए, और तीनों 60 60 60 90 से छोटे हैं, तो ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आल्सो नोन एज, आप बोल सकते हो, या इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देन अब आगे सुनिए दोस्तों, यहां पर अगर मैं इसे ए रखूं, इसे बी रखूं और इसे सी रखूं, देखो जिस तरह से हमने यहां पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, अगर वही पाइथागोरस थ्योरम को यहां पर हम देखने की कोशिश करें तो याद रखिएगा कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो मैं इसलिए बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ये नहीं बोल सकता, ठीक है। हाइपोटेन्यूज जो होती है चीज और परपेंडिकुलर जो होती है चीज वो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही आती है। मैं ये बोल रहा हूं यहां पर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो इक्वल नहीं होगा तीसरी साइड के, जैसे यहां पर किया था हमने तीसरी साइड के स्क्वायर के, उसके बराबर नहीं होगा, बल्कि वो ग्रेटर देन सी स्क्वायर होगा। बस इतना याद रखना आप। यानी किन्हीं भी दो साइड लोगे, उनके स्क्वायर करोगे और उनको ऐड करोगे, वो वैल्यू जो आएगी वो बड़ी होगी एज कंपेयर टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, सी का स्क्वायर। वो मैं बताऊंगा किसी क्वेश्चन के अंदर। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या हो गया दोस्तों, कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज हो। एक में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक से ज्यादा हो भी नहीं सकते। आप मान लीजिए 91 डिग्री एंगल अगर मैं ले लूं, कितना क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, क्योंकि 90 से बड़ा होता है ऑब्ट्यूज। तो दूसरा भी अगर मैं 91 डिग्री ले लूं तो ये तो 182 डिग्री बन गया, दो ही एंगल 182 डिग्री के बन गए, तो तीसरा एंगल इस केस में कैसे बनेगा, वो तो 0 डिग्री को हम ले लेंगे तब भी हमारा 180 से बड़ा बन रहा है, हमें तीनों एंगल्स के सम जो है 180 डिग्री चाहिए। क्लियर है। तो वन ऑफ द एंगल इज ऑब्ट्यूज दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। और इस केस में आपको ये भी याद रखना है कि जिस तरीके से पीजीटी मैंने आपको बताया और उसका मैंने यहां पर भी यूज बताया, उसी तरह से यहां अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या मतलब इस साइड की बात करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो वो जो होगा छोटा होगा एज कंपेयर टू सी स्क्वायर, क्योंकि जब आप एंगल ऑब्ट्यूज बनाना चाहते हो, मैंने 135 डिग्री का एंगल बनाया ऑब्ट्यूज, उससे क्या होता है सामने वाली साइड बहुत लंबी हो जाती है, और जब उसका स्क्वायर करते हो यानी सी का स्क्वायर करते हो उसकी वैल्यू बड़ी आती है एज कंपेयर टू इन दोनों के स्क्वायर के सम के। क्लियर हो गया। तो दोस्तों एक मैंने नाम और भी दिया था इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेनेशन दिया, बट ये एक्सप्लेनेशन जो था ये साइड के बेसिस पे था, तो एंगल्स के बेसिस पे भी आप सुन लीजिए। फोर्थ जो ट्रायंगल आ जाएगा हमारे पास वो आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल दोनों में आता है, साइड बेसिस में भी और वहां पर जो आ गया एंगल बेसिस पे भी। तो मैं बोल रहा हूं कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल जो होंगे वो 60 डिग्री के होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। वो साइड तो इक्वल होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 अलग तरह के एंगल बेस्ड ट्रायंगल। अब मुझे लगता नहीं है कि इसमें कहीं भी आपको डाउट रहेगा, रहना भी नहीं चाहिए। हाँ बट यहाँ पर कौन सी चीज़ों को अपने साथ लेके जा रहे हो आप, वो ये लेके जा रहे हो कि भाई अगर हम आइसोसेलेस की बात करेंगे दो साइड्स बराबर होगी, इक्विलेटरल की बात करेंगे तीनों साइड्स बराबर होगी। यहाँ पर अगर हम आ जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल में पीजीटी यूज होती है। होती क्या है पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम एक्सप्लेन करोगे अगर आप, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। फिर अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पर उसी पीजीटी को ले जाऊँ कहाँ, किसकी बात करूँ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, तो दो साइड का स्क्वायर का सम दैट विल बी ग्रेटर देन तीसरी साइड के स्क्वायर के। बट अगर मैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आ जाऊं तो वहां पर क्या होगा, कोई दो साइड्स के स्क्वायर का सम छोटा होगा तीसरी साइड के स्क्वायर से। और तीसरी कौन सी साइड की बात करूं, जो सबसे लंबी देखने को मिल रही होगी आपको, एक, क्योंकि एक साइड तो लंबी आनी ही आनी है, ठीक है। मैं ए और बी इसको और इसको बोल रहा हूँ, सी में सी को बोल रहा हूँ। क्लियर हो गया दोस्तों। अब यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी बात की, तीनों एंगल्स जो है बराबर है। तो अब ये मत भूलिएगा जितनी भी एक्सप्लेनेशन आपके सामने खड़ी थी। चलिए आगे चलते हैं।
दो रूल्स और आते हैं जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं। वो रूल्स क्या बोलते हैं, समझिएगा कि ग्रेटर साइड जो होगी, अगर साइड जो है बड़ी है तो उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो भी बड़ा होगा। ग्रेटर साइड हैज द ग्रेटर एंगल ऑपोजिट टू इट। ठीक है, साइड अगर सबसे बड़ी है तो उसके सामने जो एंगल होगा, उसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो भी सबसे बड़ा होगा। यहां पर देखिए आप, मैंने 3 साइड्स ले ली, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 3 एंगल देखने को मिल रहे हैं। एक एंगल ए है, एक एंगल बी है और एक एंगल सी है। तो मैंने बोला 3 साइड्स अगर ऐसी हैं यानी ए सी सबसे बड़ी हुई, तो ए सी इज ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर वाली ए बी, और ए बी इज ग्रेटर देन व्हाट, 6 सेंटीमीटर वाली यानी कि बी सी। यही एक ऑर्डर बनेगा। तो अब मैं आपको बोल रहा हूं अगर 13 सेंटीमीटर सबसे बड़ा है तो इसके सामने एंगल कौन सा है, एंगल बी है, तो वो सबसे बड़ा होगा, ए से भी बड़ा होगा, सी से भी बड़ा होगा। वही मैंने एंगल बी सबसे बड़ा रखा। अगर मुझे ऑर्डर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, अब सुनिए, 13 सेंटीमीटर बाद कौन सी साइड आती है, 8 आती है, 6 नहीं आती, 8 आती है। तो 8 के सामने कौन सा एंगल है, एंगल सी, यानी सबसे बड़ा एंगल तो बी आया था, उसके बाद कौन सा आना चाहिए, एंगल सी आना चाहिए। देखो एंगल बी, ये आ गया ग्रेटर का साइन। ठीक है, ये ग्रेटर का साइन, ये लेस मत समझिए दोस्तों, ये एंगल का साइन है। किसका साइन है, एंगल का साइन है। ठीक है, लेस देन मत समझ लीजिएगा। मैं अगर इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखूं यहां पे, एंगल बी जो है, कलर चेंज कर लेते हैं ना, वो बड़ा आया किससे, एंगल सी से, और एंगल सी जो है वो बड़ा आएगा किससे, एंगल ए से। ठीक है, तो 13 सेंटीमीटर जो कि सबसे बड़ी साइड थी, उसके सामने जो एंगल आ रहा था एंगल बी, वो सबसे बड़ा आया। फिर 8 सेंटीमीटर की साइड आई, उसके सामने एंगल सी आ रहा है, मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा हूं, और लास्ट में 6 सेंटीमीटर वाली साइड सबसे छोटी, उसके सामने जो एंगल है वो सबसे छोटा आ गया, एंगल ए। तो ऑर्डर तो यही बनेगा। और ये ऑर्डर जो है मैं क्यों बार बार आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे जहां पर आपको बोला होगा अरेंज करो इन ट्रायंगल्स को, उनकी साइड्स बताई होंगी और बोला होगा इनके एंगल्स के बेसिस पे इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मैंने लिए भी हैं वो सवाल। एक रूल और आता है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। यानी अगर दो साइड्स बराबर है, दो साइड्स बराबर किस ट्रायंगल में होती है मेरे भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल में, याद है। तो जो दो साइड्स बराबर है उनके सामने वाले जो दो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। यानी ए बी को मैंने ए सी के बराबर किया। दोस्तों ये जो लाइन डाली जाती है और इधर भी डाली गई है, इसका मतलब है ये इसके बराबर है। तो ए बी के सामने एंगल सी आ रहा है, ए सी के सामने एंगल बी आ रहा है, तो एंगल सी और एंगल बी ये भी इक्वल होंगे, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, यानी अगर दो एंगल्स जो है वो बराबर है, उनके सामने वाली साइड्स भी बराबर होंगी। मिसाल के तौर पे एंगल बी एंगल सी अगर पहले से दिया होता मुझे बराबर है, तो एंगल बी के सामने साइड थी ए सी और एंगल सी के सामने साइड थी ए बी, यानी तब मैं बोलता कि मेरे भाई ए सी, एंगल सी के सामने कौन सी बोली मैंने, ए बी बोली ना, हाँ, और एंगल बी के सामने मैंने ए सी बोली। ठीक है, तो ए सी और ए बी भी बराबर होते। मैं अभी हल्का सा पॉज लिया मैंने, वो क्यों लिया पता है आपको, क्योंकि यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक हुई है। यहाँ ए बी और ए सी बराबर थे। ठीक है, ए बी और ए सी, मैंने बी सी लिखा हुआ था। ठीक है ना, ए बी के सामने एंगल था सी, ये तो बिल्कुल सही है। ए सी के सामने एंगल था बी, ये भी बिल्कुल सही है, लिखा बाकी सही है। तो मैं अगर आपके सामने मान लीजिए एक ट्राइंगल रख लेता हूँ, ये मैंने एक ट्राइंगल रखा, इसको मैं ले रहा हूँ ए, इसे बी, इसे सी। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि भाई एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, पहले से ही बता रहा हूँ आपको। तो फिर कौन सी साइड्स बराबर होंगी, एंगल ए के सामने है बी सी, तो मैं बोलूँगा बी सी जो है वो किसके बराबर होगी, एंगल बी के सामने है ए सी, वो ए सी के इक्वल होगी। जो वाइस वर्सा वाली बात करी है मैंने, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक, क्लियर हो गया दोस्तों। एक पॉइंट आपको और चीज बताऊंगा, एक वर्ड आता है कॉरस्पॉन्डिंग। मुझे नहीं मालूम आपको 9-10 का कुछ याद है या नहीं, बट अगर याद है तो वहां पर आप बहुत बार सीपीसीटी सुनते होंगे, सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। वो क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी जो आपका टॉपिक है, जब मैं वो सिखाऊंगा वहां पे बात करेंगे। बट ये सीपीसीटी बहुत बार 9-10 में हमने सुना होगा। वो क्या होता था, सीपीसीटी, पीसीटी छोड़ दो आप, ये जो सी है ना कॉरस्पॉन्डिंग, मैं इसकी बात करूंगा, ये ध्यान रखना, मैं इसकी बात करूंगा। दोस्तों अगर मैं आपके सामने दो ट्राइंगल रख लूं, ए बी सी, एक और ट्राइंगल रख लिया मैंने डी ई एफ। मैं ऐसा क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे मुंह से भी ये अल्फाज निकला था कॉरस्पॉन्डिंग, और अगर किसी को नहीं मालूम है उसके लिए बता रहा हूं मैं ये।
जब मैं यहां से अगर एक साइड ए बी ले रहा हूं, मैं बात अगर ए बी साइड की कर रहा हूं दोस्तों, दूसरे ट्राइंगल में भी इसी तरह की साइड को पकड़ना पड़ेगा। आप डी एफ नाम नहीं ले सकते, आप ई एफ नाम नहीं ले सकते। आप नाम अगर लोगे पहले इक्वल के बराबर या कुछ भी होगा तो ए बी के सामने कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड आएगी, डी ई आएगी। ये मैं क्यों बोल रहा था, मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि जब मैंने एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बोल दिया था कि ऑलरेडी है, तो मैं लिखने में आता तो मैं ऐसा भी लिख सकता था क्या, ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी। बट वो सही तरीका नहीं था लिखने का मैथमेटिकल टर्म में। वो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब पहले नाम एंगल ए का आया है तो जो उसके सामने वाली साइड है उसका नाम भी पहले आना चाहिए। सामने साइड बीसी थी ना, तो मैंने बीसी ही लिखना है पहले। और एंगल बी के सामने साइड एसी है ना, तो मैं एंगल बी के सामने एंगल ये साइड एसी लिखूंगा। लिखने में एसी इक्वल टू बीसी भी कर सकता है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। बट बात वही है कि कॉरस्पॉन्डिंग की जो मैं कहना चाहता था, नाम एंगल ए का पहले लिए तो उसके सामने वाली साइड को ही आप पहले लो, बाद में नाम एंगल बी का लिए उसके सामने वाली साइड को फिर बाद में ही लो, ताकि जब मैं यहां से देखूं तो मुझे समझ आ रहा है एंगल ए के सामने साइड एंगल बी, ये साइड बीसी होगी, और मुझे ये भी समझ आ रहा है कि एंगल बी के सामने साइड जो है वो एसी होगी। अगर मैं ऐसा लिखता तो कंफ्यूजन हो सकती थी। ठीक है, मैं बहुत वक्त दे रहा हूँ इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, बावजूद इसके कि आप में से कई बच्चों को ये ऑलरेडी आते भी होंगे। बट मेरा टारगेट वो स्टूडेंट्स है जो कि बिगिनर है, और मेरा टारगेट जो है वो जिन्होंने पढ़ा है वो भी हैं। वो इसलिए भी हैं क्योंकि अगर उनकी जो ऑलरेडी कुछ उन्होंने करा हुआ है उसमें रिवीजन मिलेगी उनको, अगर उसमें कुछ कमियां होंगी तो वो भी तो यहाँ से पूरी होंगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बस दोस्तों, इस लेक्चर को हम रखेंगे आज के लिए इतना ही, और जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बताने थे, वो मैं बता चुका हूँ। अब ऑलमोस्ट ये वीडियो 36 मिनट्स का हो गया है, लेंथ भी काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको मिलने वाले लगभग 10 एमसीक्यूज, जहां पर ये सब चीज़ें हमने सीखी है उनकी इंप्लीमेंटेशन को हम करेंगे। यानी कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी हमने सीखी, इस पर कुछ एमसीक्यूज बनते हैं, हम वो देखेंगे। और भी हमने जो रूल्स सीखे उन पे एमसीक्यूज बनते हैं। ये रूल सीखा, इस पे एमसीक्यू बनता है। एक दो कॉन्सेप्ट और भी है, रूल्स बनते हैं। वो रूल्स मैं आपको उस वीडियो के अंदर समझाऊंगा, क्योंकि उनका लेना देना फिलहाल के लिए यहाँ इसके साथ नहीं है। तो दोस्तों, एक मैं क्विक रिवीजन दे रहा हूँ आप सभी को, और मैं आप सभी को बोल दूं भाई, इस चैनल को शेयर करिए जितना भी हो सकता है। घर में जितने फ़ोन है, 5 फ़ोन है, 6 फ़ोन है, कज़न, ब्रदर, मामा, पापा, सभी के पास फ़ोन है आज के टाइम पे। सबके मोबाइल लो, उठाओ और सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, क्योंकि रीच तभी बढ़ेगी इस चैनल की जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे, और मोटिवेशन तभी बढ़ेगी इस चैनल की जब मुझे भी सब्सक्राइबर्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं कि काफ़ी बच्चे जो है यहाँ से पढ़ रहे हैं। पढ़ तो अभी भी बहुत रहे हैं, बट मेरा मोटिवेशन लेवल और बढ़ता जाएगा विद मोर द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। तो दोस्तों, एक लास्ट में क्विक रिवीजन दे रहा हूँ, फिर उसी के साथ रखेंगे हम इतना ही। और सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स मैं दूंगा, मेरे को टेलीग्राम का नहीं दे पाया, इंस्टाग्राम का दिया था, उसका भी दे दूंगा मैं। ठीक है, तो लास्ट एक क्विक रिवीजन दे रहा हूँ। ट्राइंगल में हमने क्या सीखा कि कोई भी एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जो 3 साइड्स को लेकर बनती है वो एक ट्राइंगल है। हमने उसके बाद देखा एंगल सम प्रॉपर्टी की, ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। हमने उसके बाद देखा ये चीज़ कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ट्राइंगल में वो ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनके सम के इक्वल है। फिर हमने ये देखा कि किन्हीं भी 2 साइड्स को अगर आप ऐड करोगे ट्राइंगल में, दैट विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, और अगर किन्हीं भी 2 साइड्स को आप माइनस करते हो, जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी लेसर देन द थर्ड साइड। फिर हम आगे हमने ट्राइंगल की 3 तरह की जो 2 तरह की क्लासिफिकेशन देखी। एक साइड की बेसिस पे देखी, स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। स्केलन कौन सा हो गया, स्केलन वो हो गया साइड्स अलग अलग होंगी। आइसोसेलेस में 2 साइड्स बराबर और इक्विलेटरल में तीनों साइड्स बराबर। हमने एंगल बेस्ड ट्राइंगल भी देखे। एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सा होगा, जिसमें सभी एंगल जो है 90 से छोटे होंगे। राइट एंगल कौन सा होगा, एक एंगल 90 डिग्री का, एक से ज्यादा नहीं हो सकते 90 डिग्री के, क्योंकि मैंने बताया था अगर एक से ज्यादा हुआ तो उनको ऐड करके हम 180 बना लेंगे। बट तो 3 एंगल का सम 180 होना चाहिए, 2 का कैसे होगा। अब ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हमने क्या सीखा, कोई भी एक एंगल जो है 90 से बड़ा होगा। फिर हम आ गए इक्विलेटरल ट्राइंगल, सभी एंगल्स जो है वो बराबर होंगे, इक्वल होंगे। फिर हमने 2 रूल्स और सीखे। वो रूल्स ये है, सबसे बड़ी साइड के सामने जो एंगल होगा वो भी सबसे बड़ा होगा। और यहाँ पे हमने ये सीखा कि अगर 2 साइड्स बराबर है, सामने वाले एंगल्स भी बराबर होंगे, या फिर सामने वाले 2 एंगल्स बराबर हैं, उनके ऑपोजिट 2 साइड्स जो होंगी वो भी इक्वल होंगी। दोस्तों, रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करिए, हम कहीं पर भी अपने स्टेटस वगैरह में लगा कर। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं एमसीक्यूज लेकर आऊँगा 10, उनको हम सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक ए गुड बाय, जय हिंद। टाइम स्लॉट 12 बजे, ये मैं वापस से बता रहा हूँ आप सभी को, 12 बजे का स्लॉट खाली रखिए।